तो अब हम बात करते हैं, देखो जो हमने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। देखो जरा ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। क्वेश्चन है 30 ग्राम बेंजीन में 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिलाकर विलयन बनाया गया, तो बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, 30 ग्राम बेंजीन आप लोगों को दी है और उसमें 70 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया गया है, ठीक है, उसे मिला करके एक विलयन बनाया, और उसमें आप लोगों को बताना जो बेंजीन होगी, बेंजीन का मोल प्रभाज क्या होगा, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखो दो पदार्थ दिए गए हैं यहाँ पर, एक दिया बेंजीन, दूसरा दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। बेंजीन की मात्रा दी उसने 30 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा दी उसने 70 ग्राम, ठीक है। इन दोनों में अगर हम मात्रा की बात करेंगे तो बेंजीन की मात्रा देखो कितनी है, 30 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा कितनी है, 70 ग्राम। जिस पदार्थ की मात्रा विलयन के अंदर अधिक होगी वो होगा विलायक, और जिस पदार्थ की मात्रा विलयन के अंदर कम होगी वो होगा विलेय पदार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर दो पदार्थ हो गए, विलेय और विलायक। यहाँ मात्रा के अनुसार आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, जो 30 ग्राम बेंजीन दिया गया वो है विलेय पदार्थ इसमें, और 70 ग्राम जो कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया वो क्या है इसके अंदर, विलायक पदार्थ, ठीक है। तो विलेय और विलायक का उसने भार दे दिया हमें, तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल w उसने विलेय का भार दे दिया। विलेय पदार्थ क्या है हमारा, बेंजीन, और बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, इसका मान दिया उसने कितना, 30 ग्राम, ठीक है। और दूसरा पदार्थ दिया हम उसने कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, जो कि क्या है विलायक पदार्थ। विलायक का भार कैपिटल W से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और विलायक पदार्थ को उसने दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CCl4, उसकी मात्रा दी उसने हमें 70 ग्राम, ठीक है। हमसे पूछा जो बेंजीन का मोल प्रभाज क्या होगा, ठीक है, आप लोगों से पूछा है इसने, ठीक है। X मोल प्रभाज को X से ही प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोगों को क्या करना, ज्ञात करना है इसमें, ठीक है भाई। अब देखो जरा ध्यान से अगर मुझे क्या करना है, मोल प्रभाज निकालना, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि X अगर विलेय पदार्थ दिया गया तो यहाँ पर XA बराबर फॉर्मूला बताया था Na अपॉन में क्या था, Na प्लस NB, ये था फॉर्मूला, है ना भाई, ये था फॉर्मूला। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर XA बराबर Na अपॉन Na प्लस NB, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर ये N क्या है, N बताओ क्या है, N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और यहाँ पर NB क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। क्या ये चीज आप लोगों को दे रखी है प्रश्न में, दी तो नहीं, ये आप लोगों को नहीं दिया, उसने विलेय और विलायक का भार दिया आप लोगों को। ये चीज आप लोग अपने आप निकाल लोगे कि उसमें विलेय के मोलों की संख्या कितनी है या विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो उसे निकालने के लिए हम अपने आप से, ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे, तब जाकर आप लोग क्या निकाल लोगे, बेंजीन का मोल प्रभाज निकाल पाओगे। पहले आप लोग क्या निकाल लोगे, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ क्या है इसके अंदर, बेंजीन, इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। इसी प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होगा इसके मोलों की संख्या निकाल लेंगे, तब जाकर आप लोग क्या निकाल सकते हो, बेंजीन का मोल प्रभाज निकाल सकते हो, ठीक है। उसी के आधार पर आप लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाज भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन पहले क्या निकालना होगा, उनके मोलों की संख्या, चाहे वो बेंजीन हो और चाहे क्या हो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, ठीक है, उनके मोलों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसका यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोलों की संख्या, जिसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल n से, ठीक है, इसके सापेक्ष में लिख देंगे C6H6, ठीक है, बेंजीन के मोलों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर, ठीक है, विलेय का भार, और बटे में क्या लिखते हैं, विलेय का अणुभार, ठीक है भाई। अब देखो जरा ध्यान से, हम बेंजीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बेंजीन के मोलों की संख्या निकाल ले, ठीक है, NC6H6, ठीक है, इसके सापेक्ष में लिख देंगे, छोटा करके लिखना है, कभी बराबर लिखो यहाँ पर। विलेय का भार हमें दिया, कितना दिया बताओ, कितना दे रखा बेंजीन का भार उसने, 30 ग्राम। फिर बेंजीन का अणुभार भी निकालना है, बेंजीन का अणुभार वो कैसे निकाल लोगे, हम बोल रहे हैं यहाँ पर चूंकि
C6H6। ठीक है, बेंजीन का अणुभार अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, कितना होता है, और कितनी बार है कार्बन यहाँ पर 6 बार, 6 तो मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, गुणा करो कितनी बार है 6 बार, कितनी बार है 6 तो मल्टीप्लाई करी, बराबर 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 प्लस 6 कम 6, इन दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा हमें 78। ठीक है, तो बेंजीन का अणुभार कितना होगा 78। ठीक है, 78 आया इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बटे में रख देंगे 78। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई, चलो अब इसे कैलकुलेट करो आराम से। देखो 30 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को 15, 2 कम 2, 2 पंजे 10, पूरा कट गया। इसी तरीके से 78 को भाई 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6 और 2 नीम 18। ठीक है, अब ये किसी और संख्या से भी कट सकता है क्या, 15 3 से कट सकता है क्या, 39 भी 3 से कट सकता है, हाँ भाई कट सकता है, काटो 3 पंजे 15, इसे काटोगे 3 ही कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो बेंजीन के मोलों की संख्या क्या प्राप्त हुई आप लोगों को, यहाँ पर देखो 5 और बटे में कितना आया इसके, ये आए बेंजीन के मोलों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या। ठीक है, मैं बोलूंगा CCl4 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, तो वो होगा NCCl4 इक्वल टू, ठीक है, फिर इसके लिए भी मोलों की संख्या के लिए फॉर्मूला वही होगा भार बटे अणुभार। ठीक है, अब देखो भार कितना है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार कितना दिया उसने 70 ग्राम। ठीक है, अणुभार कितना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, वो भी निकाल लेंगे हम यहाँ पर। हम कहेंगे देखो चूंकि हमने यहीं पर समझा रहा है, देखो CCl4, देखो जरा ध्यान से, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। ठीक है, प्लस फिर क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और कितनी बार है 4 बार। ठीक है, तो 12 प्लस 4 की गुणा 5 तक करोगे, 4 पंजे 20 की 0। ठीक है, हाथ से लगे 2 पॉइंट जो के 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 142 आ गया। अब इसे जोड़ लो, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, और 1 का 1 कितना है 154। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो अणुभार होगा वो कितना होगा 154, कितना होगा 154। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर इसके बटे में। अब इसे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 35 होगा कट कर। इसे डिवाइड करोगे तो 2 से 14, 2 से 14, यही होगा। ठीक है, 35 बटे 77। ठीक है, तो बेंजीन के मोलों की संख्या क्या है, यहाँ पर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड था CCl4, उसके मोलों की संख्या क्या आई 35। एक मिनट इसे चेक करो, ये किसी संख्या तक कट रहा गया, 35 और 77 किसी सेम संख्या तक कट सकता है क्या बताओ, 7 तक काट का देखो, 7 पंजे 35, 7 ही कम 7, 7 ही कम 7। ठीक है, तो कट का कितना आया 5 बटे 11। ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या की क्या आई 5 बटे 11। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सॉल्यूशन करता हूँ मैं इसका। नाउ क्या निकालना था हमें, बेंजीन का मोल प्रभाव निकालना था, तो हमने कहा XC6H6 बराबर NC6H6, इसके बटे में रखेंगे हम NC6H6 प्लस NCCl4, ये रखेंगे। ठीक है, बेंजीन का मोल प्रभाव निकालना है। अब इसके मोलों की संख्या क्या निकाल ली थी देखो हमने, बेंजीन के मोलों की संख्या क्या थी भाई 5 बटे 13। ठीक है, फिर इसके बटे में देखो बेंजीन के मोलों की संख्या 5 बटे 13, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या क्या है 5 बटे 11, कोई दिक्कत तो नहीं है। सोल्व करो बिल्कुल आराम से, ध्यान से देखो, ऊपर वाले को छेड़ना नहीं, जो तो लिखो 5 बटे 13, उसको तो छेड़ना नहीं, ये सेम टू सेम लिखा हमने। इसके बटे में देखो 11 की गुणा 5 के साथ करी, 11 पंजे 55, प्लस इस 13 की गुणा 5 के साथ करी, 13 पंजे 65। ठीक है,
और बटे में इस 13 की गुणा 11 के साथ करो तो क्या होगा यहाँ पर 13 गुणा 11। कोई दिक्कत, इसी प्रकार की कोई समस्या है तो नहीं भाई? अब देखो, जब इस प्रकार से बटे के भी बटे में संख्याएं आती है तो इसमें क्या होता है, देखो अंदर की गुणा अंदर, ठीक है, और बाहर की गुणा क्या होती है, बाहर के साथ होती है। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये जो 13 है, इस 13 से ये 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ ऊपर बच रहा है, देखो 5, इसके गुणा में क्या आ जाएगा यहाँ पर 11, कितना आ गया 11। ठीक है, फिर इन्हें जोड़ लो, यहाँ क्या हुआ 55 और 65, 55 और 65 जोड़ोगे आप लोग तो क्या प्राप्त होगा, देखो 5 और 5 10 की जो राशि लगाए 6 दूनी 12, 120, कितना आया 120। ठीक है भाई, 120 की गुणा यहाँ पर 1 तक करोगे, यहाँ कट का 1 आ रहा होता, देखो इससे यहाँ मैंने जोड़कर 1 तो गुणा करेंगे तो 120 ही प्राप्त होगा। तो जो चीज कटने वाली काटो इसमें 5 एकम 5, इसे काटो 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो बेंजीन का जो मोल प्रभाज आया वो कितना आया 11/24। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। और इसे अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी इसका फाइनल आंसर मिलेगा आप लोगों को, ये भी आंसर होगा। ठीक है, 24 से अगर 11 को डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में मिलेगा आप लोगों को आंसर, 0 पॉइंट कुछ करके मिलेगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी विलियन हो, किसी भी विलियन के अंदर अगर हम मोल प्रभाज निकाल लेंगे तो मोल प्रभाज विलय या विलायक का अगर निकाल लेंगे तो वो 0 पॉइंट कुछ करके आओगा। ठीक है, अगर कुल विलियन का निकाल लेंगे तो पूरे जो विलय और विलायक का जो मोल प्रभाज है उसका योगफल कितना होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम वो भी निकाल सकते हैं, अगर विलायक का निकालने की कोशिश करें यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का तो वो भी निकाल सकते हैं इसी के आधार पर। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है, नोट करो। तो मुझे हंसा रहा है। तो अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया 68 ग्राम चीनी को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, तो चीनी का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 68 ग्राम दी गई है चीनी, ठीक है, 1 किलोग्राम दिया गया है जल। ठीक है, अब मात्रा के अनुसार बताएंगे कि कौन इनमें विलय है और कौन इनमें विलायक है। देखो 68 ग्राम दी गई है चीनी, 1 किलोग्राम दिया गया है जल। ठीक है, तो इनमें से कौन विलयक और कौन विलायक होगा, मात्रा के अनुसार, मात्रा के अनुसार देखो चीनी क्या होगी इसमें, विलय या विलायक, विलायक, विलायक या विलय। देखो यहाँ 68 लिखा हुआ और यहाँ पर 1 लिखा हुआ, भाई जिसकी मात्रा अधिक वही है ना। तो एक बार थोड़ा इधर देखो, इसकी जो वो मात्रक वो चेक करो, ये 68 ग्राम दिया गया है, ये कितना दिया गया 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो अधिक मात्रा इसकी है, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, 68 ग्राम चीनी को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, तो चीनी का मोल प्रभाज हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जो चीज हमें दे रखी पहले उन्हें लिखो आराम से फटाफट। देखो यहाँ पर उसने हमें दे रखा विलय पदार्थ, हमें दिया उसने चीनी, विलय पदार्थ चीनी दी उसने। ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्मॉल w उसके सापेक्ष में चीनी बराबर, इसका मान दिया उसने, कितना भार दिया उसने 68 ग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद उसने जल की बात करी इसमें। ठीक है, विलायक पदार्थ दिया जल। ठीक है, जल का उसने हमें भार दिया, कितना दिया उसने 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम उसने भार दिया, तो 1 किलोग्राम को कन्वर्ट कर दो एकदम से ग्राम में। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितना होते हैं भाई 1000 ग्राम। अब पता चलेगा तुम्हें मात्रा के अनुसार ये विलायक पदार्थ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1000 ग्राम हो गया विलायक का भार। अब अगर हमें क्या करना है, ये मोल प्रभाज निकालना, तो मोल प्रभाज निकालने के लिए हमें मोलों की संख्या निकालनी होगी, किसकी, चीनी के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या, ये निकालनी होगी हमें, है ना। तो चीनी के मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होगा भार बटे अणुभार, यानी कि चीनी का भार और उसका अणुभार, अणुभार की भी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पहले मैं अणुभार ही निकाल देता हूँ, निकाल दो भाई। सबसे पहले हम अगर अणुभार निकाल लेंगे चीनी का,
चीनी का अनुभार निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक काम करो, चीनी का अनुभार निकालने के लिए इसके सापेक्ष में इसका फॉर्मूला लिख लो। चीनी का फॉर्मूला होता है भाई C12H22O11। ठीक है, ये होता है चीनी का फॉर्मूला। और इसका अणुभार मुझे ज्ञात करना है। देखो जरा ध्यान से, कार्बन कार्बन का परमाणु भार होता है 12, और कितनी बार है ये इसमें, 12 बार ही है। ठीक है, प्लस इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, और कितनी बार है इसमें, 22 बार। प्लस इसी तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, कितनी बार है ये, 11 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 12 की गुना 12 से करोगे कितना मिलेगा, 144। भाई 12 का स्क्वायर 144 होता है, इतना तो कर सकते, कर लोगे। फिर 22 की गुणा 1 के साथ करोगे, प्लस 22 ही कम 22, प्लस 11 की गुना 16 तक करोगे, 11 छकी 66 का 6, यहाँ से लगा 6, 11 के हम 11 और 6 17। ठीक है, 176। ठीक है, तो टोटल करके देखो कितना होगा यहाँ पर, जो हमारा M चीनी का जो अणुभार होगा वो देखो क्या निकल का होगा। जोड़ो इसे 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 का 2, हाँ से लगा कितना 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का 4, हाँ से लगा कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, 342 होगा इसका अणुभार। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जल के अणुभार की आवश्यकता होगी, तो M के सापेक्ष में H2O लिख दो। ठीक है, इसका अणुभार तो आसानी से निकल जाएगा। देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, कितनी बार है, 2 बार, प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन है कितना 16, कितनी बार है, 1 बार, 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा हमें। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 एकम 2 प्लस 16 का जो का 2 16। ठीक है, तो MH2O कितना मिला हमें, 16 और 2 18। ये हमारा जल का अणुभार आ गया। अब हमें निकालना है इनके मोलों की संख्या, चीनी के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या। ठीक है, उन्हें निकाल लेंगे। देखो यहाँ सॉल्यूशन यहाँ से करता हूँ शुरू में। देखो मुझे निकालना पहले C12H22O11। ठीक है, ये चीनी के लिए होगा। ठीक है, इसके मोलों की संख्या निकालनी, तो M वो नहीं, भार बटे अणुभार होगा। ठीक है, विलेय का भार अपॉन विलेय का ही अणुभार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चीनी के मोलों की संख्या, इसका भार, चीनी का भार कितना दे रखा है उसने, 68 ग्राम, तो 68 रखा ऊपर। चीनी का अणुभार कितना निकाला अभी हमने, देखो 342 निकाला भाई। इसे कैलकुलेट करो, देखो कट का क्या होगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और कटो से 2 एकम 2, 2 से 14 और 2 एकम 2, 34/171। और कट सकता है क्या, कटने का नहीं, कितना होगा, नहीं कटेगा, 34/171। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे फिर उसका जल का वो क्या बोलते हैं उसे, मोलों की संख्या। N बराबर NH2O, इसके सापेक्ष में लिखो NH2O बराबर भार बटे अणुभार। भार क्या होगा यहाँ पर, विलायक का भार बटे में अणुभार विलायक का ही। इधर कर देता हूँ भाई, देखो चलो यहीं पे लिख देता हूँ। देखो NH2O बराबर विलायक का भार कितना दिया, देखो 1000 है ना भाई, 1000, और बटे में क्या, विलायक का अणुभार कितना 18। ठीक है, अब इसे मैं काट देता हूँ, ये कहीं देखो 2 तो काटेंगे तो कितना होगा, 2 पंजे 10 यानी कि 500, इसका काटेंगे 2 9 18। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारा NH2O बराबर, ठीक है, कितना आया कट का 500, और बटे में कितना होगा इसके 9, 500/9। ठीक है, ये मिल गया हमें निकालना क्या, चीनी का मोल प्रभाज। क्या निकालना भाई,
चीनी का मोल प्रभाज, ठीक है। तो हम बोलेंगे नाउ चीनी का मोल प्रभाज यानी कि X C12H22O11, चीनी का मोल प्रभाज बराबर चीनी के मोलों की संख्या है यानी कि C12H22O11 बटे में फिर वही चीनी के मोलों की संख्या C12H22O11 प्लस जल के मोलों की संख्या NH2O, इस तरीके से, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। इसका मान देखो कितना निकाला मैंने अभी, 34/171, 34/171, ठीक है। इस पूरे के बटे में फिर दोबारा से यही 34/171 प्लस इसका मान देखो कितना 500 बटे कितना 9, है ना। चलो सॉल्व करते हैं आराम से। देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 की गुणा 34 के साथ करोगे तो 34 की गुणा 9 के साथ करो, देखो 9 चौक 36, 36 का 6 से लगे 3, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नीचे देखो बटे में पहला ऊपर वाली संख्या लिखो, 34 बटे में कितना 171, इस पूरे के बटे में देखो 9 की गुणा इसके साथ करोगे 34 के साथ, ठीक है। तो अब देखो 9 चौक 36 का 6, हंसी लगे 3, 9 या 27, 27 और 3 कितना होगा 30, 306 प्लस 171 की गुणा 500 के साथ करोगे, ठीक है। तो 2 जीरो की 2 जीरो, तो सेम टू सेम लिख दी मैंने, ठीक है। 5 की गुणा 1 के साथ करो, 5 एकम 5, 5 7 35 का 5, हासिल लगा कितना 3, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। ये होगा गुणा करके, इसकी गुणा जब इसके साथ करी तो ये मिला हमें। फिर 171 की गुणा 9 के साथ करोगे तो इसे ऐसे लिख दो 171 और गुणा में इसके क्या लिखोगे 9, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इनके जो अंदर की गुणा अंदर, बाहर की गुणा बाहर, इस तरीके से कर दिया। तो 171 से 171 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बराबर ऊपर क्या बच रहा है हमारा 34 और गुणा में कितना इसके 9, ठीक है। बटे में देखो इन्हें जोड़ोगे, जीरो में 6 जोड़ोगे क्या मिलेगा 6, जीरो में 0 जोड़ोगे तो 0 ही मिलेगा। फिर 5 में अगर 3 जोड़ोगे कितना मिलेगा 8, ठीक है। 5 जुगा दूं भाई, 8 भी जुगा, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे तो यही मिलेगा मुझे जुगा दूं, ठीक है। मैंने जोड़ का गुणा कर दिया, एक तो यही मिलेगा हमें। अब देखो कोई चीज कट रही है, इसमें कटने वाली चीज है तो काटो, 2 तो काटो, 2 ही कम 2, 2 7 14, कटकाया 17, नीचे वाला काटोगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 0 की 0, 2 तिया 6, ठीक है। और कट सका क्या, देखो 3 तक कट रहा गया, 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 3, हाँ 3 तक कट जाएगा, देखो 3 तिया 9, इसे काटोगे नीचे वाले को, देखो 3 ही कम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 0 की 0 और 3 ही कम 3, इस तरीके से कटेगा। और कट सकता है क्या, देखो चेक कर लो, 3 चौक 12 बचे 2, 3 से 21 बचे 2, 3 तक कटागा भाई पूरा, 3 ही कम 3, देखो इसे काटोगे 3 चौक 12 बचे कितने 2, उसके आगे लिख दिया 3 कितना होगा 23, 3 सते 21, 3 सते 21, ठीक है। तो कितना हो गया यो 2 बचा, ठीक है। रुक जाओ, 3 चौक 12, ठीक है, बचे कितने 2, 3 सते 21 बचे 2 बाई, फिर हो गया 20, ये 20 हो गया ना, 3 छंग 18 बचे 2, 3 सते 21, ठीक है। अब देखो आंसर क्या मिलेगा इसका 17 और बटे में 47 67, और तो नहीं कटने का ये इसका है, ठीक है। इसका चीनी का मोल प्रभाज, ठीक, नोट करो, ये आ रहा है इसका आंसर। तो अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया N2 + 3H2 एरो 2NH3 की साम्यावस्था पर
N2 तथा NH3 के मोल अंश क्रमशः 0.2 और 0.5 है। तो साम्य अवस्था पर H2 के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक है, देखो जरा भाई ध्यान से समझो, इसे पहले ध्यान से समझोगे। एक हमारे पास कंटेनर था, बहुत अच्छा सा, सुंदर सा, सुशील सा। ठीक है, इस कंटेनर में हमने क्या किया, इधर से एक पदार्थ डाला। ठीक है, उस पदार्थ का नाम था नाइट्रोजन। क्या नाम था भाई? नाइट्रोजन। एक पदार्थ मैंने इसके अंदर नाइट्रोजन डाल दिया। ठीक है, फिर मैंने दूसरा पदार्थ इसके अंदर डालने की कोशिश करी, इधर से हाइड्रोजन। क्या डाला भाई? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इसके अंदर मैंने डाल दिया और इन दोनों को मिलाकर एक नया ताजा समांगी मिश्रण प्राप्त हुआ मुझे। ठीक है, ये नया ताजा समांगी मिश्रण जो था, ठीक है, वो एक प्रकार का क्या बना? विलयन। क्या बना? और विलयन के रूप में हमें प्राप्त हुआ NH3। क्या प्राप्त हुआ? जिसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब देखो यहां पर एक पदार्थ नाइट्रोजन था, दूसरा पदार्थ क्या था? हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बना क्या? अमोनिया NH3। तीन पदार्थ हो गए। कितने पदार्थ हो गए? इस विलयन के अंदर कितने पदार्थ बन चुके? तीन। कितने पदार्थ हुए? तीन। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, हमें दे क्या रखा इसमें? क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में? देखो जरा ध्यान से, उसने हमें बोला N2 + 3H2 एरो 2 NH3 की साम्य अवस्था पर नाइट्रोजन तथा अमोनिया के मोल अंश, क्या दिया उसने? इस शब्द पर ध्यान दो, क्या दिया उसने? मोल अंश क्रमशः 0.2 और 0.5। उसने मोल अंश दिए हमें। क्या दिए? मोल अंश। यानी कि उसने हमें एक तो नाइट्रोजन का मोल अंश दिया XN2, इसका मान दिया उसने कितना? 0.2। ठीक है, इसके मोल अंश कितना दे दिया उसने? 0.2। ठीक है, और जो अमोनिया था, अमोनिया का उसने हमें मोल अंश दे दिया, वो कितना भाई? 0. और आप लोगों से पूछा साम्य अवस्था पर हाइड्रोजन के मोल अंश की गणना करनी है हमें, तो हमें क्या ज्ञात करना? XH2। ये आप लोगों को क्या करना? फाइंड करना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो नहीं? अब देखो इसका सॉल्यूशन। मैंने आप लोगों को क्या बता रखा, कोई भी विलयन होगा, किसी भी विलयन के अंदर जितने भी पदार्थ होंगे उन सभी के मोल अंशों का योगफल हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के, 1 के बराबर होगा। मतलब अगर मैं इन सभी के मोल अंश को जोड़कर निकाल लूंगा तो वो 1 के बराबर होगा, नहीं होगा? ठीक है, अब देखो हम यहां पर बोल देंगे वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि किसी भी विलयन के अंदर जितने भी पदार्थ मिलाए जाएंगे उन सभी का जो मोल अंश है, ठीक है, उन सब का योगफल यानी कि X, जो हमारा एक तो मिला था इसमें N2, उसके मोल अंश प्लस दूसरा क्या था? H2, XH2 प्लस तीसरा क्या बना था यहाँ पर? XNH3। इन सभी का योगफल किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, नहीं होगा? होगा भाई। अब देखो XN2, क्या इसके मोल अंश का मान उसने दे रखा? कितना दे रखा? 0.2 प्लस XH2, क्या ये उसने दे रखा? नहीं दिया। ये तो हमें निकालना भाई, XH2 प्लस XNH3, इसका मान दिया हमें उसने, कितना दिया? 0.5 इक्वल टू कितना? ठीक है, 0.2 प्लस 0.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को? 0.7। अबे 0.2 में 0.5 जोड़ोगे तो 0.7 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 0.7 प्लस XH2 बराबर कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, ये 0.7 इधर प्लस का बराबर के बाद जाकर कहाँ का हो जाएगा? ये माइनस का। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर XH2 इक्वल टू 1 माइनस 0.7, ये होगा। ठीक है, आप देखो भाई
1 में से आप लोग 0.7 घटाओगे, ये 1 है, ठीक है। 1 के बाद क्या होती है पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट के नीचे हम क्या लिखते हैं, पॉइंट, पॉइंट के बाद देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 7, इससे पहले क्या लिखा हुआ है 0, इस तरीके से लिखना चाहिए हमें से जब भी घटाओगे, ठीक है। अब माइनस कर दो, 0 में तो 7 घटाओगे, घटेगा नहीं, इधर ढाई ले ली, कितना हो गया 10, 10 में से 7 गए, कितना बचा 3 पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बच गई थी 0, 0 में तो 0 गए, क्या बचेगी 0, कितना आया XH2 इक्वल टू 0.3, ठीक है। तो हाइड्रोजन के मोल अंश कितना होगा 0.3, ठीक है, नोट कर लो जरा। तो अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, एक मिश्रण में A के 0.5 मोल तथा B के 0.2 मोल उपस्थित है, तो A व B के मोल अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखो एक विलियन था, क्या था, अरे विलियन नहीं है, कंटेनर है भाई, कंटेनर, एक कंटेनर है ये, क्या है ये कंटेनर। और इस कंटेनर में हमने इधर से एक पदार्थ डाल दिया A, क्या डाला ए पदार्थ डाल दिया, देखो ब्लैक कलर का है, कैसा है ब्लैक कलर का। दूसरा पदार्थ हमने बी डाला इसी कंटेनर में, दूसरा पदार्थ क्या डाला बी, ठीक है, इसी कंटेनर में डाला, और इन दोनों को मिला कर एक विलियन बना दिया, क्या बना दिया विलियन, ठीक है, विलियन बना ये ए बी, क्या बना ए बी विलियन बना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस विलियन के अंदर जो ए होगा और बी होगा, इसके मोल अंश की क्या करनी है, गणना करनी है। जबकि उसने हमें दिया है ए के मोलों की संख्या 0.5, बी के मोलों की संख्या 0.2, ये दे रखे आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों को ए और बी के मोल अंश की गणना करनी है, ठीक है। जो चीज आप लोगों को दे रखी है उन्हें लिख लो आराम से, दिया है, ध्यान से देखो उसने क्या दिया, एक मिश्रण में ए के 0.5 मोल, ये दिया क्या, ये बताओ 0.5 मोल दिया, क्या क्या दिया उसने, मोलों की संख्या, यानी कि उसने एन ए जो भी पदार्थ होगा उसके मोलों की संख्या दे दी, ठीक है, कितनी दी उसने 0.5 मोल। और इसी प्रकार से बी के मोलों की संख्या दे रखी उसने हमें एन बी बराबर 0.2 मोल, ये आप लोगों को उसने दे रखा है, ठीक है। आप लोगों से पूछा कि जो ए होगा उसके मोल अंश क्या होंगे और जो बी होगा उसका मोल अंश क्या होगा, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। ये तो बोला उसने, तो ए व बी के मोल अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। सॉल्यूशन, अब देखो अगर मुझे किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी, मोलों की संख्या नहीं, मोल अंश ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना भाई, मोल अंश। तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए जिस भी पदार्थ के लिए हम लोग बात करेंगे तो उसे लिखेंगे उसके सापेक्ष में, मान लो हमें एक्स ए के मोल अंश ज्ञात करना है, एक्स ए का मोल अंश ज्ञात करना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ए बराबर, क्या फॉर्मूला होगा एन ए, और इसके बटे में क्या होगा एन ए प्लस एन बी, यही तो था, ठीक है, ये होगा इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, एक्स ए बराबर एन ए, इसके मोलों की संख्या कितनी दी उसने 0.5, ठीक है। फिर इसके बाद एन ए 0.5 मोलों की संख्या प्लस एन बी, इसका मान कितना दिया 0. ठीक है भाई, तो हमने बोल दिया यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 0.5 हमारा होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 0. भाई 0.5 में 0.2 जोड़ोगे तो 0.7 ही मिलेगा, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो एक्स ए का मान क्या प्राप्त होगा 5/7, एक्स ए का मान क्या प्राप्त हुआ हमें 5/7, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमें निकालना एक्स बी, क्या निकालना एक्स बी, ठीक है। तो किसी भी विलयन में विलय और विलायक के मोल अंश को अगर हम जोड़ेंगे उनका योगफल कितना होगा 1 के बराबर होगा, तो हम बोल सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कर दो 9,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी हमें पता है भैया किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हमने ए के मोल अंश को क्या कर दिया, ज्ञात कर दिया, जिसका मान कितना है 5/7 प्लस एक्स बी, ये हमें क्या करना, निकालना, इसके बराबर क्या है 1। ये 5/7 प्लस का इधर जाकर काहे का हो जाएगा, माइनस का, तो एक्स बी बराबर 1 माइनस 5/7 ये हो जाएगा भाई, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। ठीक है, तो एक्स बी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 की गुणा 1 की 7 करी, 7 एकम 7 माइनस 1 की गुणा 5 की 7 करी, 5 एकम, ठीक है, फिर 1 की गुणा 7 की 7 करी, कितना मिला 7। ठीक है, तो एक्स बी बराबर 7 में तो 5 गया, कितना बचा 2/7। ठीक है, तो बी का मोल अंश कितना आया 2/7, ये होगा इसका फाइनल आंसर, नोट करो।